डीएलएड सेकेंड सेम के पेपर 5 यूनिट 3 का बिट 2 पद शिक्षण की विधि। इसमें अनेकों विधियां हैं, सस्वर वाचन, अभिनय, गीत, व्याख्या विधि। आज मैं पद शिक्षण के सस्वर वाचन विधि पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले मैं दिखा दूं पद शिक्षण की विधि, सस्वर वाचन, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने जो कैटेगरी में बांट के इसको शिक्षण कार्य किया है या करने जा रहा हूं, उसमें सबसे पहले इसके अर्थ और समानुदेश पर चर्चा करेंगे। यानी सस्वर वाचन का अर्थ क्या होता है, इसके सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। दूसरे स्टेज में हम बात करेंगे सस्वर वाचन के प्रकार पर। उसके बाद हम बात करेंगे सस्वर वाचन का जो 2 प्रकार होगा, उसके बाद उसके उद्देश्य पर, और अंतिम में बात करेंगे सस्वर वाचन के महत्व एवं सावधानियों पर। तो आइए सबसे पहले सस्वर वाचन होता क्या है मैं आपको बताऊं। सस्वर वाचन का अर्थ होता है जोर से अथवा स्वर सहित वाचन करना। इसमें 4 प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती है, निहित होती है। पहला, लिपिबद्ध अक्षरों को देखना। दूसरा, लिपिबद्ध अक्षरों को पहचानना। तीसरा, शब्दों का उच्चारण करना तथा चौथा, अर्थ ग्रहण करना। इसमें 4 प्रतिक्रियाएं लिखित है, लिपिबद्ध अक्षरों को देखना, पहचानना, शब्दों का उच्चारण करना तथा अर्थ ग्रहण करना। यानी सस्वर वाचन दोनों द्वारा किया जाता है, छात्र द्वारा भी और शिक्षक, छात्र द्वारा भी और शिक्षक के द्वारा भी। सबसे पहले जब पद शिक्षण की हम बात करें तो शिक्षक क्या करते हैं कि कुछ पद का, कविता का सस्वर वाचन करते हैं। बालक ठीक उसी प्रकार उसका अनुकरण करके उसका वाचन करते हैं। तो सबसे पहले हम आए कि इसका समान उद्देश्य क्या होता है, सस्वर वाचन के समान उद्देश्य क्या होता है। तो लगभग 5 मुख्य समान उद्देश्य होते हैं सस्वर वाचन के। पहला, बालकों को शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करने योग्य बनाना। दूसरा, बालकों को उचित स्वर, यति, गति, लय से वाचन की योग्यता प्रदान करना। तीसरा, बालकों को ध्वनियों के उचित आरोह अवरोह तथा विराम आदि चिन्हों का समुचित ध्यान में रखकर पढ़ने योग्य बनाना। चौथा, पद्य को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। पांचवा और अंतिम, श्रोताओं की संख्या एवं अवसर के अनुसार वाणी को नियंत्रण करने की योग्यता प्रदान करना। श्रोताओं की संख्या एवं अवसर के अनुसार वाणी को नियंत्रण करने की योग्यता प्रदान करने से तात्पर्य है कि जब हम सस्वर वाचन करेंगे, यानी छात्र जब करेंगे, तो उनको ये स्पष्ट ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा कक्ष का आकार कितना बड़ा है, उसमें कितने छात्र छात्राएं हैं, उसी के अनुसार अपने स्वर को ऊंचा करना और निम्न करना, यानी समान स्तर का बनाए रखना। जहां 4 छात्र बने, जहां कम छात्र हैं, कक्षा का आकार छोटा है, वहां अनावश्यक जोड़ से सस्वर वाचन करना कविता का भी ये उचित नहीं होता है। तो ये मैंने कहा, तो ये सामान्य 5 उद्देश्य होते हैं। संक्षेप में हम इस पूरी बात करें, हम ये जो मैंने पूरे जो अर्थ बताया है और जो उद्देश्य बताया है, इसमें अगर संक्षेप में बात करें तो पद शिक्षण में अध्यापक का कार्य है कविता के सौंदर्य का उद्घाटन करना और बालकों की भावनाओं का विकास करना। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ और सामान्य उद्देश्य समाप्त होता है। अगले स्टेज में हम आएंगे सस्वर वाचन के प्रकार। सस्वर वाचन 2 प्रकार से हम इसको विभाजित किए हैं। सबसे पहला है सस्वर वाचन के भेद गुण के आधार पर। गुण के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं। पहला, अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन, यानी अध्यापक द्वारा जो सस्वर वाचन करते हैं तो उसको बोलते हैं आदर्श वाचन। और दूसरा होता है छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन। ये सस्वर वाचन ही है,
मगर सर्वप्रथम क्या करेंगे, छात्र जब उसका अध्यापक जब उसका वाचन करेंगे तो उसको बोला जाएगा आदर्श वाचन, और छात्र उसी को जो सस्वर वाचन करेंगे तो उसको बोला जाता है अनुकरण वाचन। यह दो प्रकार का होता है, अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन तथा दूसरा छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन। और जब हम वाचनकर्ता के अनुसार सस्वर वाचन को करेंगे तो पुनः दो भाग में हम लोग बांटते हैं। पहला क्या होता है, व्यक्तिगत वाचन, और दूसरा सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन क्या है, जब कक्ष में एक छात्र खड़ा होकर जब उसका वाचन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत वाचन। और जब कक्षा में सामूहिक रूप से सस्वर वाचन किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सामूहिक वाचन या समवेत वाचन, यानी सारे छात्र मिलके या दो से अधिक छात्र मिलकर भी जब सस्वर वाचन करेंगे तो उसको हम लोग सामूहिक वाचन कहते हैं। जब एक छात्र अपने स्थान पर खड़ा होकर सस्वर वाचन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत वाचन। और जैसे ही दो से अधिक छात्रों के द्वारा जब सस्वर वाचन कराया जाता है, शिक्षकों के द्वारा वो आदेश देते हैं छात्रों को कि सस्वर वाचन करें, और वैसा इसलिए करते हैं कि छात्रों के भी संकोच को दूर करने के लिए। एक छात्र है जो सस्वर वाचन अच्छे लय में, अच्छे गति में, पूरे शुद्ध उच्चारण के साथ करता है, एक छात्र है थोड़ा उसमें संकोच हो रहा है, तो शिक्षक क्या करते हैं, पूरे छात्र के 2, 4, 5 कभी कभी पूरे कक्षा के समूह को बना देते हैं और सस्वर वाचन कराते हैं, तो उसको बोला जाता है सामूहिक वाचन या समवेत वाचन। अब इसके उद्देश्य पर आते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन होता है सस्वर वाचन में। तो अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन के उद्देश्य पर मैं आऊंगा। तो नंबर 1, इसको भी मैंने 5-6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसमें मुख्यतः 5 ही उद्देश्य होते हैं। पहला, अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन के उद्देश्य, छात्रों के समक्ष वाचन का एक मानदंड उपस्थित करना। छात्रों के समक्ष वाचन का एक मानदंड उपस्थित करना, यानी अध्यापक जब सस्वर वाचन करेंगे तो छात्र ध्यान पूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, किताबों में देखेंगे, यानी पद का कैसे वाचन किया जा रहा है, तो एक स्टैंडर्ड देते हैं, एक मानदंड प्रस्तुत करते हैं आदर्श। तो पहला उद्देश्य उनका होता है कि छात्रों के समक्ष वाचन का एक मानदंड प्रस्तुत करना। दूसरा में होता है छात्रों को अपरिचित पाठ्य सामग्री का परिचय देना। छात्र नहीं जानते हैं, शिक्षक क्या करते हैं कि सस्वर वाचन करके उसका परिचय देते हैं। तो दूसरा उद्देश्य होता है छात्रों को अपरिचित पाठ्य सामग्री का परिचय देना। तीसरा, छात्रों को यह समझाना कि उन्हें कहां तक पढ़ना है। चौथा उद्देश्य होता है छात्रों के मन में व्याप्त झिझक एवं संकोच को दूर करना। हम जानते हैं प्रारंभिक अवस्था में या मध्यम अवस्था में भी कुछ छात्र छात्राओं का यह दोष होता है कि वे सस्वर वाचन करने में झिझक करते हैं, संकोच का अनुभव करते हैं कि कहीं उनसे स्पष्ट नहीं हो जाए, कोई उनसे अशुद्धियां ना हो, कोई गलती ना हो। तो इसीलिए ये जो उद्देश्य होता है आदर्श वाचन जब शिक्षक के द्वारा किया जाता है तो उनका उद्देश्य यही रहता है कि छात्रों के बीच जो संकोच हो, जो झिझक हो, खत्म हो। ये चौथा रहता है कि छात्रों के मन में व्याप्त झिझक एवं संकोच को दूर करना। पांचवा, छात्रों को उचित गति, लय, विराम, उच्चारण आदि का ध्यान रखते हुए वाचन का अभ्यास करना। यानी जिस गति से, जिस लय से, जिस विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए और जितनी शुद्ध उच्चारण करते हुए जब शिक्षक आदर्श वाचन करते हैं तो उनका ये अपेक्षा रहती है शिक्षकों का कि बालक भी, छात्र भी उसी तरह उसका उच्चारण करेंगे। अब ये हुआ अध्यापक द्वारा। अब आते हैं छात्रों द्वारा सस्वर वाचन का क्या उद्देश्य होता है। तो आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है, अर्थात अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन के अनुरूप वाचन करने का वो प्रयत्न करते हैं। उन्हीं के अनुरूप जैसे उनके शिक्षक ने आदर्श वाचन प्रस्तुत किया है, छात्र छात्राओं का यह प्रयास रहता है कि उन्हीं के अनुरूप वो भी सस्वर वाचन करें। तो उसके क्या उद्देश्य है? इसके वो मुख्यतः 5 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य शिक्षक द्वारा दिए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करना। शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करना। दूसरा, उच्चारण की शुद्धता बनाए रखना। जिस प्रकार शिक्षक, अध्यापक सस्वर वाचन कर चुके हैं, आदर्श वाचन कर चुके हैं, शुद्ध उच्चारण किए हैं, तो उसी का अनुपालन करना। तो दूसरा में क्या होता है कि उच्चारण की शुद्धता बनाए रखना। तीसरा होता है वाचन में गति प्रवाह का अनुकरण करना। जिस गति, जिस प्रवाह, जिस लय का
अध्यापक करते हैं उसी कार्य का अनुकरण करते हैं। तीसरा होता है वाचन में गति प्रवाह का अनुकरण करना। चौथा, वाचन करते समय अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास करना। चौथा में क्या होता है, इतने सुंदर ढंग से सस्वर वाचन किया जाता है पद का, कविता का, कि बालक पढ़ते समय ही उसको अर्थ ग्रहण की क्षमता उत्पन्न हो, उसमें अर्थ ग्रहण कर समझना प्रारंभ कर दे, उसको अर्थ को ग्रहण करे, समझे, वो जानने का प्रयास करने लगता है, समझ में भी आता है उसको। तो चौथा होता है वाचन करते समय अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास करना। पांचवा होता है वाचन पद के भावानुसार करना। अब भावानुसार से मतलब है कि दुख अथवा करुणा वाला पद में भारी स्वर, जैसा अध्यापक कर चुके हैं, शिक्षक कर चुके हैं, वीर रस वाले पद में थोड़ा उच्च स्वर करना, श्रृंगार में स्नेह युक्त मधुर स्वर, भक्ति में शांत व गंभीर किंतु आनंदित होकर वाचन करना। तो ये होता है छात्र द्वारा आदर्श वाचन का ये मुख्य उद्देश्य होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि पद शिक्षण में सस्वर वाचन का महत्व एवं सावधानियां, इसकी क्या महत्व है, सस्वर वाचन का महत्व क्या है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इसकी महत्व पर मैं करता हूं, इसकी महत्व को भी मुख्यतः 5 पर ही मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पहला है सस्वर वाचन में बालकों की झिझक संकोच का निराकरण होता है। पहला मैंने कहा सस्वर वाचन में बालकों का झिझक संकोच का निराकरण होता है, यानी जब शिक्षक आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगे बालक उसी का अनुकरण करने का प्रयास करता है। यहां 2 रास्ते अपनाते हैं शिक्षक। मैंने कहा था कि यहां भी 2 तरह का वाचन होता है, यानी 2 प्रकार का सस्वर वाचन होता है। एक तो व्यक्तिगत वाचन, दूसरा सामूहिक वाचन। शिक्षक अध्यापक जब यह अनुभव करते हैं कि किसी छात्र में, किसी छात्रा में झिझक हो रही है, संकोच हो रहा है, तो वैसे क्या करते हैं, उसको वैसे छात्र छात्राओं के साथ जिन्हें झिझक नहीं है, संकोच नहीं है, जो पूरे लय, गति, शुद्ध उच्चारण और स्पष्ट उच्चारण के साथ सस्वर वाचन कर रहा है, उसके साथ उसको खड़ा करके सामूहिक वाचन करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका झिझक समाप्त होता है। तो पहला मैंने कहा सस्वर वाचन में बालकों के झिझक संकोच का निराकरण किया जाता है। दूसरा, बालकों का शब्दोच्चारण से होता है। क्यों? क्योंकि जब शिक्षक पढ़ेंगे शुद्ध उच्चारण तो बालक ध्यान से सुनेगा और उसको अनुकरण करने का प्रयास करेगा, तो उसके उच्चारण में भी शुद्धता आएगी। या जब बालक पढ़ता है तो शिक्षक क्या करते हैं कि बीच बीच में वैसे कठिन शब्दों को लिखते जाते हैं, और कठिन शब्दों को जहां देखते हैं अशुद्ध उच्चारण हो रहा है, वो शिक्षक लिख देते हैं और फिर उसकी पुनरावृत्ति करवाते हैं बालक से। तो दूसरा होता है बालकों का शब्दोच्चारण शुद्ध होता है। तीसरा, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। जब सस्वर वाचन करेगा तो नए नए शब्दों से परिचित होगा वो। क्यों? सबसे पहले आदर्श वाचन कर चुके हैं शिक्षक, उसी का वो अनुकरण करता है। तो शिक्षक शुद्ध उच्चारण कर चुके हैं, नए नए शब्दों को जो भी पद में है, जो भी कविता में शब्द दिया गया है, उसके पूरे लय के साथ गति के अनुसार, यानी कविता के भावानुसार करते हैं, और इसलिए छात्रों में क्या होता है कि उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। चौथा आते हैं बालकों की दृश्य इंद्रिय एवं मस्तिष्क प्रशिक्षित होते हैं। दृश्य इंद्रिय किसको बोलाते हैं? जैसे आंख से देखेगा, कर्ण से अपने कानों से सुनेगा, और मस्तिष्क उसका क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। तो इससे क्या होता है? प्रशिक्षित रहता है। कैसे प्रशिक्षित बात करेंगे? क्योंकि ध्यानपूर्वक सुनेगा, लय पर ध्यान देगा, सस्वर वाचन के आरोह अवरोह पर ध्यान देगा, दुख पीड़ा के शब्दों पर ध्यान देगा, हर्ष में ध्यान देगा, श्रृंगार रस की कविताओं में आनंदित होकर पढ़ने का प्रयास करेगा, भक्ति भावना में भी आनंदित होकर पढ़ने का प्रयास करें। विभिन्न प्रकार का जो सस्वर वाचन होगा तो उसे बालक ध्यान से देखेगा, सुनेगा और मस्तिष्क से उसको ग्रहण करने का कोशिश करेगा, तो प्रशिक्षित होते हैं। पांचवा है बालकों को स्वराघात बलाघात का भी समुचित ज्ञान कराना। ये उद्देश्य होता है, यानी स्वराघात बलाघात, किस शब्द पर बल देना है, किस शब्द पर कम बल देना है, किसको सम्मान से सस्वर वाचन करना है, इसका भी ज्ञान होता है। अब आते हैं महत्व समाप्त हो 5वां। अब आते हैं कि सस्वर वाचन में सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। तो हम लोग सावधानियों पर अब चर्चा करेंगे। क्या सावधानियां होती है, मैं आपको बताता हूं। पहला, ध्वनियों का स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण किया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा शिक्षक द्वारा, अध्यापक द्वारा जो आदर्श वाचन होता है, तो शिक्षक
ध्वनि का जो उच्चारण करेंगे तो स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करेंगे। बालकों को भी उसी का अनुकरण करते हुए ध्वनियों का स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पहला सावधानियां होती है कि बालकों को द्वारा जो सस्वर वाचन हो, ध्वनियों का स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण। दूसरा, स्वर ना अधिक धीमा हो, ना अधिक तेज या ऊंचा। दूसरा सावधानियां ये रखनी है, चाहे छात्र हो या शिक्षक हो, सस्वर वाचन करते समय उनका स्वर न तो अधिक ऊंचा होना चाहिए, न तो अधिक निम्न होना चाहिए। भावानुसार, कविता के जो भाव हैं उसके अनुसार, अब वीर रस की कविताएं हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा भाव ऊंचा रहेगा, मगर वैसा भी अधिक ऊंच नहीं होना। अपने क्लास की कक्षा कक्ष के आकार को देखते हुए, कक्षा कक्ष के बालकों के बैठे हुए संख्या को देखते हुए स्वर को थोड़ा सा ऊंचा करना और नीचा करना। और उसके बाद तीसरा आते हैं, पुस्तक बाएं हाथ में आंख से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। बाएं हाथ में और आंख से कितने? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी चाहिए। तथा पुस्तक इस प्रकार रखनी चाहिए कि वह हाथ से 135 डिग्री का कोण बनाए। ये सबसे स्पष्ट यहां सावधानी देने की बात है कि पुस्तक बाएं हाथ में रखेंगे और आंख से उसकी दूरी 30 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और बुक जो है 135 डिग्री के कोण पर ऐसे पकड़ेंगे, 135 डिग्री कोण पर होना चाहिए हाथ से। चौथा है, अवसर के अनुकूल स्वर में उतार चढ़ाव या अवरोह होना चाहिए। मैंने पहले भी चर्चा किया है, पुनः मैं इसको बता रहा हूं। मैंने उदाहरण भी दिया था कि वीर रस की कविताओं में कैसे थोड़ा सा स्वर ऊंचा करना है। दुख या करुणा भाव वाले कविता हैं तो उसमें कैसे दुख के स्वर उभरने चाहिए। और जब हम भक्ति रस से भरी हुई कविताओं का जब हम सस्वर वाचन करेंगे तो उसमें आनंदित होकर पढ़ना चाहिए, यानी अवसर के अनुकूल स्वर में उतार चढ़ाव या अवरोह करना चाहिए। पांचवा आते हैं, छात्र सस्वर वाचन में जो भूल करे उसका समाधान शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। यह सबसे बड़ी सावधानी है। सस्वर वाचन सबसे पहले छात्र शिक्षक कर लेते हैं, अध्यापक कर लेते हैं, छात्र उसका अनुकरण करते हैं। तो शिक्षक को ये निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो बालक, जो बालिका, छात्र छात्राएं जिस शब्द का उच्चारण अशुद्ध कर रहे हैं, उनको कठिनाई हो रही है, उन शब्दों का समाधान शिक्षक के द्वारा निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। छठा और अंतिम है, सस्वर वाचन का मौका बारी बारी से सभी छात्रों को मिलना चाहिए। कभी कभी यह अक्सर देखा जाता है कि शिक्षक किसी निश्चित टारगेट किए हुए छात्रों को बुलाते हैं। अक्सर होता है कि सस्वर वाचन शिक्षक के द्वारा कर लिया गया, अध्यापक के द्वारा कर लिया गया, उसके बाद एक दो छात्रों को जब बोलते हैं सस्वर वाचन करने के लिए, उन लोगों को अनुकरण वाचन करने के लिए, छात्र क्या करते हैं, हाथ उठाते हैं, शिक्षक बुलाते हैं। और ये अक्सर देखा था ऐसा क्रम कभी नहीं होना चाहिए। बारी बारी से सबको मौका मिलना चाहिए, तभी पता चलेगा कि शिक्षक के द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण कितने बालक कर रहे हैं, या बालक शिक्षक द्वारा किए गए सस्वर वाचन का अनुकरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सस्वर वाचन की क्षमता का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए, यानी समस्त छात्रों की जो सस्वर वाचन की योग्यता का हो उसमें वृद्धि लाने के लिए आवश्यक है कि सभी छात्रों को बारी बारी से मौका मिलना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि एक ही दिन में सबको मौका मिले, हो सकता है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, मगर जो हम रोटेशन की बात करते हैं, क्रम बदलने की बात करते हैं, क्रम बदल के शिक्षक को ये निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी भाषा शिक्षण करते समय जब पद का या गद का जब भी हम सस्वर वाचन करें, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि पद की बात कर रहे हैं, पद में सस्वर वाचन में, तो निश्चित रूप से उनको ध्यान देना चाहिए कि सभी बालकों का क्रमानुसार उसकी बारी आए। तो ये होती है 36 सावधानियां, ये हमको बरतना चाहिए। तो आज पद शिक्षण के जो विधि है उसमें सस्वर वाचन यहीं समाप्त होता है। आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। थैंक्स।